तो आज का हमारा ये पॉडकास्ट बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ शुरुआत होने वाला है और इस टॉपिक की रिक्वेस्ट हमारे व्यूवर्स ने भी बहुत करी है। तो आज उनके लिए और कुछ व्यूवर्स को भाई शाउट आउट देना चाहेंगे हम पहले तो। हाँ पहले ठीक है, देते हैं। पहले शाउट आउट देना चाहेंगे। सबसे पहला शाउट आउट है भाई सुखबीर सिंह को, जो फ्रॉम डे वन ओनली दिस पर्सन विद मैनी अदर्स, भाई ने कमेंट किया है हर वीडियो पे, भाई ने लाइक किया है हर वीडियो पे और एकदम बढ़िया भाई हालचाल पूछते हैं कमेंट में। तो सुखबीर भाई ऐसे ही बने रहो हमारे साथ। और भाई और भी जो सारे लोग, कुछ नाम याद नहीं है हमको, जो हमें सपोर्ट करते आए हैं फ्रॉम डे वन। सो थैंक यू वेरी मच आपके इस प्यार के लिए। और इसी प्यार के लिए आज हम ये लेकर आए हैं आज का टॉपिक अनुनाकी। तो भाई ऐसी क्या जो थ्योरी है, तुम्हें कुछ पता हो, तुम्हें फैसिनेटिंग लगता हो अनुनाकीज के बारे में? अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो मैं बहुत बहुत बार सोचता था कि यार हमारे होने का पर्पस यार इसका यही शुरू होता है। इसका भाई होने का पर्पस क्या हम जिंदा है? क्या हम जिंदा है, हमारे होने का पर्पस क्या क्या हम है? जिंदा है? ये इसकी जिंदगी का ना वो कहते हैं ना सबसे बड़ा सवाल है। क्या हम जिंदा है? इसकी जिंदगी इस सवाल के बिना अधूरी है भाई। वो हर पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले निकल के आता है, क्या हम जिंदा हैं? अब तो भाई मैं क्या करूं, देखो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में घूमता रहता है। तो जब भी मैं इसका कुछ ना कुछ मतलब ढूंढने निकलता हूँ गूगल पे कि भाई क्या है ये चीज़, कि किसने बनाया हमें, उसका पर्पस क्या रहा होगा। क्योंकि सिर्फ ये 9 to 5 जॉब करना और टाइम पास करना, कंफर्ट लाइफ ढूंढना, ये तो पर्पस हो ही नहीं सकता। तो उसको ढूंढते ढूंढते मुझे पता चला था कि एक अनुनाकी करके एक सभ्यता थी जो आई थी यहाँ पर अर्थ पे, और उसने मतलब कुछ जीन्स वगैरह, या फिर वो बहुत साइंटिफिक तरीके से बहुत एडवांस थे। उन्होंने एक बेसिकली इंसान को इंसान बनाया, उन्होंने वो नॉलेज दी उनको, वो सब किया। मतलब ये मुझे रिसर्च के अकॉर्डिंग ये चीज़ें मिली थी। बट तब भी बहुत सारे मतलब ये डाउट्स मेरे वहीं पे ही रह गए थे कि उनका क्या पर्पस था हमें बनाने का। उनका क्या पर्पस? अगर वो भी क्रिएटर हैं तो उनका क्या पर्पस था? क्या वो चाहते थे हम 9 to 5 जॉब करें? और मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने ये पाया कि हम इंसानों के लिए, ये क्वेश्चन है वैसे, कि हम इंसानों के लिए गोल्ड सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ कब से हो गया? हाँ एग्जैक्टली, कब है ना? से बन गई? किसने बताया हमें कि गोल्ड इतना इम्पोर्टेंट है? और अगर बात रही कि गोल्ड इज़ वेरी रेयर, तो भाई गोल्ड से भी ज़्यादा रेयर अर्थ मेटल्स मौजूद हैं जो गोल्ड से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उससे बहुत ज़्यादा रेयर है। बट उनकी वो इम्पोर्टेंस एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए कुछ नहीं है। तो जब रिसर्च में तो ऐसा है कि एक थ्योरी निकल के आती है कि अनुनाकीज, जिन्हें हम कहते हैं कि आसमान से आए देवता, जिन्होंने हमें बनाया। हाँ, अनुनाकी का लिटरल ट्रांसलेशन ही यही है कि गॉड्स फ्रॉम द हेवन या फ्रॉम द स्काई। कि मतलब अनु मतलब कि स्वर्ग के देवता। हाँ। और की मतलब पृथ्वी की देवी। पृथ्वी की देवी। और इन दोनों की एलियन भी तो हो संतानें, सकते हैं जिसको हम अनुनाकीस कह रहे हैं। इन दोनों की संतानें हम, आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे उस थ्योरी पे, एक्सपेंड करेंगे हम। इन दोनों की संतानें हम इंसान कि स्वर्ग के देवता पृथ्वी की देवी, हम संतान है। संतान काइंड ऑफ वो, जैसे मैंने जो देखा उसमें कि भाई वो उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके हमारे जीन्स में छेड़छाड़ करी या कुछ किया, वही चीज, काइंड ऑफ वही चीज बोलना चाह रहे हैं कि उन दोनों के मिक्सचर बन के। हाँ। बट वो सब हुआ कैसे, जो तू कह रहा है ना कि पर्पस क्या है, तो उस पर्पस पे अभी हम और आगे एक्सपेंड करेंगे। तो इसको निकल के थ्योरी ये आई थी कि जो अनुनाकीस थे वो हमारी पृथ्वी पर आए। उन्होंने उनके पास जो ईंधन होता है जिससे उनका दहन गुजर होता है, तो उनके प्लेनेट पे वो चीज़ खत्म हो गई या कम हो गई। तो वो लोग पृथ्वी पर आए, उन्होंने ढूंढी ऐसी चीज़ें कि पूरे गैलेक्सी में भी कहाँ मिल सकता है। तो उन्हें पता चला कि ये गोल्ड, हाँ, कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ से हम लोग काफ़ी ज़्यादा गोल्ड निकाल सकते हैं। तो वो यहाँ पर आए,
उन्होंने जो यहाँ पे लाइफ चल रही थी उस टाइम पर अर्थ पे, उनको मॉडिफाई किया अपने अकॉर्डिंग। लाइक जैसे हम चिंपैंजी की बात करते हैं हम लोग, कि चिंपैंजी ऐसे थे कि वो काफी ज्यादा मतलब इतने डम्ब भी नहीं थे उस टाइम पे, चलते थे, खाना वाना खाते थे, तो उन्होंने उसमें मॉडिफाई किया और हमें इंसानों को बनाया। उसके बाद उन्होंने उनसे काम करवाया, जितना गोल्ड था जो भी था वो सब करवाया उन्होंने। उसके बाद जब वो यहाँ से जाने लगे, उन्होंने ऐसे मेगा स्ट्रक्चर्स बनाए जिससे कि वो इजीली दोबारा अर्थ पे आ सके, और हो सकता है कि वो मेगा स्ट्रक्चर्स कनेक्ट करने के लिए वो अर्थ को तो उनके बेसिकली planet से- जिसको हम एलियन, अनुनाकी, गॉड और अर्थ का जैसे बता रहे हैं क्रिएटर वगैरह, उसने बस हमें यूज करने के लिए हमें ऐसा बनाया। थ्योरी तो यही कहती है। तो बेसिकली जैसे तू नौकर। नहीं बनाया, तू नहीं बन, तुम नहीं बताया, तुम नहीं बताया। तो इस थ्योरी को अगर इलेबोरेटली मैं बताऊं तो ये जो पूरी माइथोलॉजी है एक तरीके से, जैसे हमारी है ना, क्या कहते हैं, सनातन सभ्यता है इस देश की, ठीक है। तो ऐसे ही मेसोपोटामिया एक जगह है जो आज का ईरान, इराक, कुवैत, ये वाला जो एरिया है, ये एक मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हुआ करती थी, ठीक है। तो मेसोपोटामिया के एरिया में एक सभ्यता रहती थी जिसका नाम था सुमेर या सुमेरियन सिविलाइजेशन। ये एरिया था मेसोपोटामिया का पूरा, उसमें सुमेरियन सिविलाइजेशन रहती थी। उस सुमेरियन सिविलाइजेशन में जो गॉड्स हुआ करते थे उनको वो अनुनाकी बोलते थे, ठीक है। और गॉड्स कैसे, मतलब राजा, गॉड्स भगवान, एक्चुअल में भगवान रहते थे उस समय। जैसे हम भगवान मानते हैं ना, शिव, विष्णु भगवान, इस तरीके से उनके गॉड्स थे अनुनाकीज, ठीक है। मतलब वो प्रेजेंट थे या उनकी सिर्फ एक इमेज थी या मूर्ति थी जिसकी वो पूजा करते थे, ऐसे मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ, अब उस चीज़ में घुसता हूँ मैं। उनकी जो पूरी माइथोलॉजी है पूरी, उसमें सब कुछ मेंशन्ड है। जैसे 2 किताबें हैं, एनुमा एलिश और एक और है, बुक ऑफ एंकी है शायद, ठीक है। तो एनुमा एलिश एंड बुक ऑफ एंकी, ये 2 एक तरीके से माइथोलॉजी है। जैसे हम कहते हैं ना कि महाभारत और रामायण, हाँ। ठीक है, इस तरीके से उनकी है एनुमा एलिश और बुक ऑफ एंकी। तो उसके अंदर ये सारी कहानी लिखी है। अगर हम लॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें, कहते हैं ना माइथोलॉजी, कहानी लिखी हुई है ये। तो वो जो कहानी है, जो सुमेरियन सभ्यता के लोग थे जो उसको एक्सप्लेन करते हैं उस कहानी को, वो ये कहते हैं कि अनुनाकीज जो गॉड थे वो एक प्लैनेट पे रहा करते थे, ठीक है। उस प्लैनेट पे वो बहुत एडवांस सिविलाइजेशन थी, और उस प्लैनेट पे उनके जितने भी सारे रिसोर्सेज थे वो ख़त्म हो रहे थे। उनके वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो पूरा का पूरा पल्यूटेड हो गया था। जैसे आज के टाइम पे हम देख रहे हैं एयर पॉल्यूशन है, हवा पूरी ख़राब हो चुकी है, तो वहाँ का जो उनका एटमॉस्फेयर था वो पूरा ख़राब हो गया था। उनको अपना वो एटमॉस्फेयर रिपेयर करने के लिए, ठीक और रिस्टोर करने के लिए गोल्ड की ज़रूरत थी। अब उन्होंने पूरे यूनिवर्स में या सोलर सिस्टम में अलग अलग जगहों पे अपने लोगों को भेजा, स्पेसशिप्स पे, कि ऐसे प्लेनेट की खोज करो जहाँ से हम गोल्ड को ढूंढ के ला सके। तो वो खोजते खोजते पहुँचते हैं अर्थ पे। तो अर्थ पे उनको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गोल्ड की माइंस मिलती हैं। एक जगह भी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज़ इन साउथ अफ्रीका। वहाँ पे इस दुनिया की आज तक की सबसे पुरानी गोल्ड माइन मिली है, और वो उस समय की गोल्ड माइन है जब गोल्ड माइनिंग जैसी चीज़ मतलब इंसानों को पता भी नहीं थी। वो तो नहीं है बेबीलोन? नहीं, बेबीलोन तो एक पूरा शहर था। शायद बेबीलोन के पास ही, बेबीलोन किस एरिया में था बेबीलोन? बेबीलोन शायद वहीं पड़ता था, और वो भी शायद मिथिकली है, वो भी मिथिकल सिटी है, बट उसकी वो एग्जिस्टेंस बताते हैं कि है। एग्जिस्टेंस है, बट जस्ट ये है कि अभी उसके क्या कहते हैं ना कि वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं मिले हैं, ठीक है। तो एक गोल्ड माइन मिली है जो इंसानों के गोल्ड माइनिंग शुरू करने से भी बहुत पहले की है। क्यों मुस्कुरा रहा है? अपना टॉपिक याद को कैसी आ रही है? कोई बात नहीं।
अब होता क्या है कि जो उनकी कहानी है उसमें क्या होता है कि जो मेन जो बंदा है ना उसका नाम है अप्पू। अप्पू के 2 बेटे हैं, एनकी और एनलिल, ठीक है। और ये 3 होली ट्रिनिटी मानी जाती है, जैसे हमारे में होली ट्रिनिटी है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके में ये 3 होली ट्रिनिटी हैं, अप्पू, एनकी और एनलिल, ठीक है। तो अब जब उनको पता चल जाता है कि अर्थ नाम का एक प्लैनेट है और हम यहाँ से जाके गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट में लाके इसको पूरी तरीके से रिस्टोर कर सकते हैं, तो वो पूरे के पूरे शिप्स, मतलब कहते हैं ना साजो सामान के साथ, पूरा शिप वेप के साथ प्लैनेट पे पहुंच जाते हैं। अब जब प्लैनेट पे पहुंचते हैं तो अब वो तो जो राजा वगैरह की जो क्लैन्स होती है वो तो खुदाई करेंगे ही नहीं, तो उनके साथ वो उनकी जो वर्कर क्लास होती है जिसको बोलते हैं इजीजी, उसको लेकर आते हैं वो साथ में, ठीक है। अब उनको ये था कि हमें यहाँ से जितनी जल्दी और जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में गोल्ड मिले उतना अच्छा है, क्योंकि हमारा प्लैनेट वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहा है और हमें यहाँ रुकना नहीं है, ठीक है। तो वो उनके जो अपने वर्कर और लेबर क्लास थी उनकी, जो इजीजी जिसको बोला जाता था, उनसे वो रात दिन काम करवा रहे। और जो एनकी है और एनलिल है, तो एनकी जो था वो पूरा का पूरा मॉनिटर करता था उनको, ठीक है। और एनकी के ऊपर था एनलिल, जिसको एनकी रिपोर्ट करेगा कि कितना काम हो गया है। तो अब होता क्या है कि जो एनलिल है वो एनकी से बोलता है कि भाई हमें और प्रोडक्शन स्पेड अप करना पड़ेगा इसके लिए। तो वो बोलता है भाई ऑलरेडी इतना काम कर रहे हैं। तो अब वो बोलता है कि नहीं और ज़्यादा चाहिए मेरे को। तो वो जब नीचे देता है, जो कहता है ना कि भाई मजदूरों के ऊपर फिर ठेकेदार है, जो ठेकेदार कोड़े बरसा रहा है उनके ऊपर, तो इस तरीके से चीज़ें होती है। तो इजीजी जो होते हैं ना, वो कहते हैं साला एक तो सुबह से शाम तक काम करो, उसके बाद ये गालियाँ अलग दे रहे हैं हमको, तो वो रिवोल्ट कर देते हैं, ठीक है। और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ से इस प्लैनेट पे स्कैटर हो जाते हैं, भाग जाते हैं यहाँ से, ठीक है। हम नहीं करने वाले काम, लड़ाई छिड़ जाती है काइंड ऑफ एक। तो अब इनकी परेशान हो जाता है कि यार क्या करें। तो उसके जो साथ में जो और लोग हैं उसके ग्रुप में आए हो, कहते हैं कि यार इस प्लैनेट पे एक और क्रीचर मौजूद है, ठीक है, जो एक जानवर की तरह दिखता है, बट वो उसके अंदर ना थोड़े से मतलब कहें कि इंसानों वाले ट्रेड्स हैं। मतलब कि अगर ताकत कहें भी कि है, सब कुछ है। अगर कहें कि अनुनाकियों ने कहा होगा तो उन्होंने कहा होगा कि भाई वो दिखने में कदकाठी में तो हमारे जैसे हैं, बट हैं वो अभी एक जानवर वाली फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि जब अनुनाकी इस प्लैनेट पे आए थे तब लाइफ नहीं थी यहाँ पे। इस प्लैनेट पे लाइफ फल फूल रही थी, एग्जिस्ट कर रही थी, बट जस्ट कि ह्यूमंस नहीं थे यहाँ पे, सिर्फ एप्स थे और जो भी फ्लोरा एंड फौना होता होगा यहाँ पे वो था। तो अब इनकी क्या करता है भाई कि बोलता है ठीक है मुझे वो क्रीचर ला के दो। तो एक एप क्रीचर को उसके पास ला के दिया जाता है। तो कहते हैं कि ठीक है हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ जीन एडिटिंग करके इसकी, और हम अपने जीन्स के साथ इसका जीन मिला के, जेनेटिक्स मिला के, डीएनए मिला के हम एक नया क्रीचर बना सकते हैं जो कद काठी और दिखने में हमारी तरह होगा, लेकिन दिमाग से हम उससे काम कराएंगे यही वाला। उसको दिमाग से हमें डम बनाना है ताकि जो हमारे लाई हुई लेबर क्लास थी इजीजी, वो रिवोल्ट ना कर दे कल के दिन हमारे ऊपर फिर से। तब होता क्या भाई कि पहले एक अटैम्प्ट होता है, फेल हो जाता है वो, दूसरा एक अटैम्प्ट होता है, फेल हो जाता है, तीसरा अटैम्प्ट में किया जाता है काम, वो हो गया। एक मेल तैयार कर लेते हैं वो पहले, ठीक है, जिसका नाम होता है अडामो, ठीक है। उसका नाम रखा उन्होंने अडामो। फिर उसके बाद एक फीमेल बनाते हैं अब वो, ठीक है, फीमेल बनाते हैं तो बन जाती है। अब क्या होता है कि अब भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि अगर वो ऐसे ही 1 बाय 1 पेयर बनाते रहेंगे तो उनका सारा टाइम तो ये लड़का और लड़की बनाने में ही निकल जाएगा। तो वो चाहते थे कि हम एक ऐसा पेयर बनाए जो आपस में रिप्रोडक्शन करके पॉपुलेशन को अपने आप आगे बढ़ाते रहें, कि मतलब ये जो मतलब प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो ऑटोमेट हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो थ्योरी है ना कहाँ जाके जुड़ती है देख, ठीक है। एक जो बना अडामो और जो थी ईव, उसका नाम रखते हैं वो, तो तूने कहानी सुनी होगी एडम और ईव की। हाँ। तो ये कहानी जो एडम और ईव वाली कहानी है ना, तो ये इस सुमेरियन माइथोलॉजी से या कहे हिस्ट्री से इंस्पिरेशन ड्रॉ करती है। तो वो उन दोनों क्या करते हैं, अब गार्डन ऑफ ईडन का इंस्पिरेशन कैसे आता है क्रिश्चियनिटी में, वो ऐसे आता है कि जब अदामू और ईव इन दोनों को जिस जगह पे रखा जाता है
उस जगह को ईडन बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो दोनों रहेंगे और रिप्रोडक्शन करेंगे और आगे प्रजाति बढ़ाएंगे इंसानों की। क्योंकि अगर जो क्या कहते हैं क्रिश्चियनिटी की जो माइथोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग क्या एडम और ईव धरती पे आए और उन्होंने इस पूरी दुनिया को बसाया, ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आपस में एक लड़का लड़की इंटरकोर्स करें, ठीक है, और उसके बाद निकलने वाले सारे क्या होंगे, भाई बहन ना। अब भाई बहन आपस में इनब्रीडिंग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एक हेल्दी जो पॉपुलेशन है वो पैदा ही नहीं हो सकती, वो जेनेटिक बीमारियों से ही ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे गार्डन्स बनाए गए जिसमें एक अदामू और ईव का पेयर डाला गया, जिन्होंने आपस में रिप्रोडक्शन कर करके बहुत सारी पॉपुलेशन को जन्म दिया। फिर उनके बाद उनसे काम करवाया गया गोल्ड एक्सट्रैक्शन का, ठीक है। तो वहाँ से कहते हैं ना कि जब वो गोल्ड एक्सट्रैक्शन कर रहे थे तो कहते हैं ना कि जो तुमने स्टार्टिंग में बोला कि गोल्ड हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो वहाँ से वो सबकॉन्शियस बिलीफ दिमाग में बैठा हुआ है, जेनेटिक मेमोरी है हमारे अंदर कि गोल्ड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि सुमेरियन माइथोलॉजी और स्टोरी के हिसाब से हमारे जो एंसेस्टर्स थे जो अनुनाकीज ने बनाए जीन एडिटिंग के थ्रू, उन्होंने गोल्ड की माइनिंग करी इस पर्पस के साथ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहाँ से वो जेनेटिक मेमोरी हम कैरी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब उनका काम पूरा हो जाता है और वो वापस यहाँ से जाने लगते हैं तो एनलिल कहता है कि अब ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं, कल के दिन ऐसा ना हो कि ये किसी तरीके से हम पे टेक ओवर करने की कोशिश करें, तो अब इनको ख़त्म कर दो, एनकीज बोलता है। तो एनलिल की क्रिएशन थे ह्यूमंस, तो ऑब्वियस सी बात है जिसने उनको इतनी मेहनत से बनाया वो उनको ख़त्म होने नहीं देगा। तो एनकी क्या करता है, सारे ह्यूमंस को नॉलेज देता है। तो जब नॉलेज मिलती है उनको, वो इस पर्पस से मिलती है ताकि उनको पता चल जाए कि सही गलत क्या है, जीना मरना क्या है, बचना कैसे है, और किसी तरीके से अपना कोई उनके ऊपर अटैक कर रहा है तो कैसे रिटेलिएट करना है, उनको वो सारी की सारी नॉलेज मिल जाती है। एक सर्वाइवल वाला उनको नॉलेज, हाँ, एक सर्वाइवल वाली नॉलेज उनको मिल जाती है कि ताकि कल के दिन अगर ऐसा हो तो इनको पता चल जाए कि भागना है यहाँ से। तो वो सब कुछ हो जाता है। फिर जब ह्यूमंस को ये नॉलेज मिल जाती है तो जिस बात का एनएल को डर था कि अगर ये भी कल के दिन एजीजीज की तरह रिवोल्ट कर देंगे तो हमें कोई बचा नहीं सकता, सेम वही चीज़ होती है। ह्यूमंस रिवोल्ट कर देते हैं और जो अनुनाकीज थे वो यहाँ से भाग जाते हैं। ये सारी कहानी कैसे अनकवर हुई, जब आर्कियोलॉजिस्ट डिगिंग कर रहे थे ये इराक वाले एरिया में, तो उनको वहाँ पे काफ़ी सारी ना क्ले टैबलेट्स मिली जिनको बोलते हैं क्यूनेफॉर्म टैबलेट्स, ठीक है। तो उस पे ये सारी कहानी उकेरी गई थी, ठीक है। मिट्टी थी, मिट्टी को जब बनाया टैबलेट फ्लैट, और उसके बाद जब वो मीडियम स्टेज में है, ना गीली ना सूखी, तो फटाफट एक लकड़ी के स्टाइलस बनाया, पतली सी डंडी, उससे सारी कहानी उकेर दी गई। उसमें उनकी एक अपनी भाषा थी। तो जब उनको मिली तो एक बहुत फेमस रिसर्चर हुए, आर्कियोलॉजिस्ट हुए, ज़करिया सिचिन, उन्होंने इस कहानी को पूरा डिकोड करा, ठीक है। और उनकी कहानी के हिसाब से अनुनाकीज जो थे वो आए थे निबिरू से। निबिरू जो कहते हैं, मतलब उसकी थ्योरी के हिसाब से निबिरू जो है वो हमारे ही सोलर सिस्टम का 12th प्लैनेट है। अभी तक हमें पता था ना कि 9 प्लैनेट है, अभी प्लूटो हट गया तो 8 बचे। तो उस बंदे के हिसाब से निबिरू जो है हमारे ही सोलर सिस्टम का एक 12th प्लैनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम के आउटर एरियाज में रिवॉल्व कर रहा है अब भी। और शॉकिंग बात इसमें ये है कि नासा के टेलीस्कोप्स के थ्रू भी ये रिपोर्ट पता चली थी, और व्यूवर्स इसको चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे कि एक अननोन काइंड ऑफ प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट है। मतलब नासा उसको क्लियरली नहीं कहता कि ये प्लैनेट है, वो कहता है कि प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट है, मतलब इसका शेप, साइज एंड मास जो है एक प्लैनेट जैसा है।
तो एक ये प्लानिटरी ऑब्जेक्ट है जो हमारे सोलर सिस्टम के आउटर स्कर्ट्स में रिवॉल्व कर रहा है। और वो रिवॉल्व भी ऐसे कर रहा है अंडाकार शेप में, यानी कि वो 2090 में दोबारा अर्थ के पास आएगा। पास से गुजरेगा वो। और इवन यहाँ तक कि जैसे कहते हैं ना, मार्स के बाद एक एस्टेरॉइड बेल्ट है, तो वो एस्टेरॉइड बेल्ट, वो सारे पत्थर वो आए कहाँ से वो सोलर सिस्टम में। तो आज से कितने हज़ार साल? 2090 यानी कितने हज़ार साल हो गए ये? काफ़ी हो गए। काफ़ी, मतलब ऐसे बोलते हैं कि आज से तकरीबन 8 से 10 हज़ार साल पहले प्लैनेट निबिरू हमारे सोलर सिस्टम से गुजर रहा था और वो मार्स के साथ टकराया। और उस टकराने की वजह से जो भी हिस्सा दोनों प्लैनेट से टूटा वो हमारे सोलर सिस्टम में बिखर के एस्टेरॉइड बेल्ट का शेप ले लिया उसने। ये सारी थ्योरीज है। और बात रही कि देख भाई, ये बात तो जो सुमेरियंस की माइथोलॉजी और हिस्ट्री, ठीक है, और या लोग कहना चाहे कि कंस्पिरेसी थ्योरी में बहुत पहले कह दी गई कि अनुनाकी जो गोल्ड थे वो प्लैनेट अर्थ से एक्सट्रैक्ट करने आए थे क्योंकि वो अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करना चाहते थे, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो गया था। ठीक है, ये बात तो कई हज़ारों साल पहले लिख दी गई उन टैबलेट्स में और लोगों ने डिस्कवर करी, उनको तब पता चला कि हाँ इसमें ये चीज़ लिखी गई है। आज के साइंटिस्ट इस बात को कह चुके हैं कि अगर अर्थ के प्लैनेट को एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, क्लीन करना है, तो हमें गोल्ड के माइन्यूट पार्टिकल्स, रिफ्लेक्टिव पार्टिकल्स अगर हम इस एटमॉस्फेयर में डाल दें तो हमारा पॉल्यूशन बहुत हद तक स्लोली और कुड बी पॉसिबली रैपिडली क्लीन हो सकता है अपने आप। तो ये बात आज के साइंटिस्ट बोल चुके हैं। तो गोल्ड कोई खरीदने बेचने की चीज़ नहीं है, बेसिकली उसका काम ही यही है, उसकी प्रॉपर्टीज़ ही उसकी इस तरीके प्रॉपर्टीज से ही हैं। यही है कि उसके अंदर ना रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज है, वो रिस्टोर कर सकता है चीज़ों को। तो जो बात आती है ना कि ये मतलब सोचने वाली बात है कि हिस्ट्री में किस पॉइंट पे ऐसा हुआ कि दिमाग की घंटी बजी और पता चला कि अरे ये तो बहुत कीमती चीज़ तो है भाई। बेसिकली जो अनुनाकीस थे उन्होंने अपने पर्पस के लिए हम लोग को बनाया। तो ऐसे हमारे जो हम कहते हैं क्रिएटर ने बनाया, हमारा कोई पर्पस होगा, तो ऐसा कोई पर्पस था ही नहीं हमारा, उनका पर्पस था। ये एक थ्योरी है, ये एक थ्योरी है, जरूरी नहीं है कि ये ही एक थ्योरी है। बल्कि एक थ्योरी पता क्या कहती है, जब हम जाते हैं अगर पिरामिड ऑफ गीज़ा देखते हैं, है ना, और काफ़ी सारे पिरामिड्स हैं, हमें हाइरोग्लिफ्स देखने मिलते हैं। हाँ बिल्कुल। और उसमें अलग अलग जानवर का होता है, फेस अलग होता है, शरीर अलग होता है, सब कुछ ऐसा होता है। तो उसमें एक थ्योरी ये भी कहती है कि उन्होंने उस टाइम पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा था, हाँ, है ना, तो जो दिखते हैं ना वो बड़े बड़े सिर पंछियों वाले और हर तरीके के पैंथर वगैरह, तो वो जो उन्होंने हाइरोग्लिफ्स बनाए हैं उन्होंने ड्रॉ कराया कि अगर हम इसका सिर इस पे लगाएंगे तो ये ऐसा दिखेगा। ओके। तो बेसिकली वो उन लोगों ने बनाए हैं जिन्होंने उन एक्सपेरिमेंट किए सारे, तो वो कोई इनके काम नहीं है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पता है, जब एक ना उनको एक और टैबलेट मिली, ठीक है, जब उन्होंने उसको निकाला और उसको स्टडी करा तो उनको पता चला कि इस टैबलेट पे, ठीक है, इस क्यूनेफॉर्म टैबलेट जो मिट्टी से बनी हुई टैबलेट है, इस पे सुमेरियन किंग्स और अनुनाकी किंग्स हम कहें, ठीक है, उनकी लिस्ट लिखी हुई है, कौन कौन सा किंग था और उसने कितने हज़ार सालों तक राज किया। तो पता है कितने हज़ार साल भाई, एक किंग वो 20,000 सालों तक राज कर रहा है, एक किंग वो 40,000 सालों तक राज कर रहा है, 30,000 सालों तक, 25,000 सालों तक ऐसे राज कर रहे हैं। एक ये चीज़ तो मेरे दिमाग में भी आ रही थी कि अगर मतलब उन्होंने जीन्स के साथ खेल, मतलब वो एडवांस करके एडम ईव बनाए, पेयर्स बनाए और प्रोडक्शन का वेट किया, ठीक है, तो दैट मीन्स कि उन पे बहुत टाइम था कि वो हमारे अकॉर्डिंग बहुत टाइम था, शायद उनके लिए वो टाइम, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसे भी जानवर हैं जिनकी लाइफ 1 डे ही होती है, ठीक है, 1 डे में ही पैदा होते हैं, 1 डे में ख़त्म हो जाते हैं। हमारे लिए 1 डे कैसा है, बहुत शॉर्ट है कि यार एक दिन में मर जाता है, बट उस जानवर के लिए वो 1 डे क्या है, पूरी लाइफ है। पूरी लाइफ है। तो डॉग का एग्जांपल ले लो, एक कुत्ता 12-13 साल जीता है, लेकिन बोलते हैं कि एक कुत्ते के लिए एक हफ्ते की लाइफ एक
साल या 8 महीने 9 महीने के बराबर होती है। यही चीज़ मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने ईव और एडम बनाए और प्रोडक्शन का वेट किया, जो हमारे लिए लग रहा है कि अगर प्रोडक्शन करते हैं तो इतना साल लग जाते हैं इतनी पॉपुलेशन बनाने के लिए, शायद उनके लिए वो टाइम बहुत शॉर्ट हो, जो हमारे लिए बहुत और ज़्यादा है। ऐसी बात है ना कि हम सोच रहे हैं कि भाई वो तो आए होंगे 2-3 साल में काम खत्म करा और चले गए होंगे। नहीं, नहीं, जब उनकी एज ही 20-20 हजार साल वो राज कर रहे हैं, तो सोचो ना उनके लिए सोचो तो कितना। कितने लाखों सालों तक रहे तो होंगे वो उनके यहाँ लिए तो पे। ये जो हमारे 100 साल ही मान लेते हैं, 100 साल क्योंकि वो जिंदा रहता नहीं है, 100 साल उनके लिए कुछ भी नहीं है, उनके लिए 4 दिन है मेरे हिसाब से तो। एग्जैक्टली। कहते तो ऐसा भी है कि जो तूतनखामुन है और हम्म। उसकी वाइफ, उनकी बायोलॉजी भी जो आज के जो ह्यूमंस है उनसे बहुत ज्यादा अलग थी। काइंड ऑफ उनके जो सिर थे वो आज की ह्यूमन के जैसे नहीं थे। हाँ, तो काफी elongated ज्यादा- हेड्स, जो हमारा हाँ। स्कल है ना वो ऐसे पीछे को लंबा पीछे को निकला हुआ लंबे था। थे वो। इस तरीके मैंने के तो एक वो skulls। देखी थी, क्या नाम है, जयपुर में एक म्यूजियम में गया था, वहाँ पे मम्मी रखी हुई थी, हम्म। ठीक है। तो भाई वो उन्होंने ओपन पे रखी थी वो, ठीक है, ताबूत खोल के ऐसे रखा था, उसके अंदर शीशे से कवर कर रखा था। तो भाई वो तो बहुत लंबी मम्मी थी, मैंने कहा भाई तो बहुत हाइट है इसकी, तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है, हमसे डबल, हम्म, हमसे डबल भाई हाइट में वो मम्मी। उसमें कुछ लिखा हुआ था इतने हजार साल पुरानी है, जो भी उनका होगा एबीसीडी। मतलब स्केलेटन दिख रहा था प्रॉपर पूरा। हाँ सब कुछ था भाई उसके अंदर, पट्टी वाला जो होता है सिस्टम, उन्होंने खोल के ऐसे लिटा रखा था वहाँ पे कि कोई भी आके देख सकते हैं। मे बी उसको क्लीन करते होंगे, जो भी करते होंगे, पूरा उसके पीछे एक्सप्लेनेशन था, पुराने टाइम की सब चीजें वहाँ पे रखी हुई हैं, 100 साल पहले की। तो मतलब उन्होंने ईयर वाइज भी मतलब ऐसे शतक वाइज रख रखा है कि इस शतक में ये सामान यूज करते थे, या ये बंदूक यूज होती, बंदूक की लाइन से बंदूक का ही दिखा रखा है कि वो बना कैसे, कि पहले ये बंदूक थी, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, ऐसे करके। और बहुत सालों ने डेटा वहाँ पे इकट्ठा कर रखा था। वहाँ पे मम्मी का भी मैंने वो ताबूत देखा तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत हाइट है इनकी, तो आज की डेट में तो हम लोग क्या है, कुछ भी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है। और इवन यहाँ तक कि जो जैसे तूने बताया इजिप्ट में हायरोग्लिफ्स मिले, ऐसे ही सुमेरियन सभ्यता ने भी अपने हायरोग्लिफ्स या कहें इमेजेस या कार्विंग्स वहाँ के पत्थरों पे या जो क्यूनेफॉर्म टैबलेट्स थी उन पे बना रखी थी। तो उन्होंने अनुनाकीस को किस तरीके से डिपिक्ट किया हुआ था उन टैबलेट्स के ऊपर, कि ये खूब लंबा चौड़ा एकदम हाइट में बड़ा किंग है और उसके सामने छोटे 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 ह्यूमंस ऐसे घुटने टेक के बैठे हुए हैं। जैसे इजिप्ट का मैंने देखा वो हाँ। उस टाइप का ही। ठीक है, और किसी में दिख रहा है कि एक कोई अनुनाकी किंग है, अनुनाकी गॉड है, ठीक है, और वो आसमान से उतर रहा है तो वो एक बर्ड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट पे बैठा हुआ है ना। तो मतलब ये इमेजिनेशन उनकी कि हाँ भाई कोई इंसान चिड़िया पे या चील पे बैठ के उतर रहा है। ऐसी एक फोटो हमारे हिंदुइज्म में है ना कि चील पे बैठे हुए विष्णु जी ऐसे, हाँ, काफी ज्यादा फेमस फोटो है, काफी जगह देखी है। तो कहीं 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 तो मतलब ये भी चीज कही जाती है कि ये जो होली ट्रिनिटी है, मतलब हमारा जो कल्चर है, ये सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन, ये ओल्डेस्ट है, दी ओल्डेस्ट है। जैसे ठीक है, कि no doubt। जैसे इसमें ये समझ में आ रहा है मुझे इस बातों से कि मैंने वो सदगुरु का एक है ना वो देखा था, उनका एक इंटरव्यू कह लो या कुछ, उसमें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि जो वो गणेश जी हैं, उसकी जो सूंड है, जैसे दिखाते हैं कि हाथी है तो गणेश जी है, उनकी मतलब वो उस टाइम पे गर्दन काट के उन पे लगा दिया था। तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। फिर उन्होंने एक बढ़िया एग्जांपल भी दिया था उसमें कि हम ह्यूमंस हैं और हम लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा ये इमेज, ये सूंड है, ये किससे मैच हो रही है, अच्छा ये तो हाथी से मैच हो रही है, तो इसका मतलब ऐसे ऐसे हुआ होगा। इंसान का दिमाग ऐसे ही चलता है। तो मे बी शायद वो अपने जो गैजेट्स पे उतरते थे तो इंसान उन्होंने दिमाग लगाया कि अच्छा ऐसा दिखता है, हाँ, ऐसा तो क्या चीज है। लिटरली कि हाँ। भाई अगर मैं आज के टाइम पे आसमान में उड़ती हुई कोई चीज देखूंगा तो मेरा दिमाग क्या करेगा, ये क्या है सोचते हुए मेरे मेमोरी बैंक में उड़ने वाली चीजों से रिलेटेड जो भी पिक्चर्स हैं उनसे मैच करने की कोशिश हाँ, करेगा। और वैसे कुछ इमेज बना देगा। ठीक है, और हो सकता है तो उस चीज को ड्रॉ भी करे, हाँ, है ना। कि भाई अब मैं तेरे को एक्सप्लेन करूंगा कि यार अमन मैंने कुछ ऐसा देखा उड़ता हुआ कुछ ना अजीब सा, तू पूछेगा कि मतलब था किस तरीके का था। अब मैं तेरे को बोलूं यार किस तरीके का था, वो लग तो ऐसा रहा था कि जैसे
मतलब बॉडी उसकी ऐसे फ्लाइट होती है ना, लंबी सी बॉडी तो उसकी ऐसी थी, कप शेप की थी और और विंग्स उसके ऐसे थे कि भाई जैसे कोई चील हो, इस तरीके के विंग्स थे उसके, प्लेन की तरह फ्लैट और स्ट्रेट विंग्स नहीं थे। तो अब तेरे दिमाग में क्या इमेज बन रही है कि एक प्लेन फ्लाइट की बॉडी है, उसके ऊपर चील के विंग्स लगे हुए हैं, इस तरीके से हम, लेकिन क्या पता वो किसी और सिविलाइजेशन की वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग उसे कुछ और कहा जाता हो, है ना, वो शेप भी कुछ और हो बेसिकली, कुछ और हो। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि तुमने देखा कि अच्छा ये शेप है, ये तो चील की शेप लग रही है, तुमने चील बना दी। हाँ, 10,000 साल बाद वो चील नाम का कोई मतलब बर्ड ही ना हो, तो फिर उस समय आदमी क्या सोचेगा, अच्छा ऐसा कुछ क्या, अच्छा कौवा कौवा है ये इस तरीके से बनाई चील थी और कौवे से मैच कर रहे हैं लोग। तो उनकी जो पिक्टोग्राफी है, जो उन्होंने यूनिफॉर्म टैबलेट्स पे बनाई, जो उन्होंने दीवारों पे बनाई सुमेरियंस ने, तो उन्होंने उसमें जो गॉड्स को दिखाया आपने, और एक बहुत ही ना इंटरेस्टिंग चीज दिखती है उनके गॉड्स में कि उनके जितने भी अनुनाकी गॉड्स हैं, उनके हाथ में ना एक थैला है, ठीक है, हर एक गॉड है उसके हाथ में एक थैला है, ठीक है। और एक इमेज मैंने देखी थी, किसी बंदे ने ना उस इमेज को बाकी सिविलाइजेशन के गॉड्स के थ्रू कनेक्टेड किया गया था कि देखो क्या कहते हैं, अनुनाकीस के पास भी ये है, इजिप्शियन के कुछ देवता थे उनके पास भी हाथ में पकड़ने वाली एक चीज़ थी, फिर वो लेकर आया इंडियन गॉड्स के ऊपर तो वो हाथ में कमंडल टाइप की चीज़ दिखा रहा, तो कह रहा कि यार ये कॉमन है सब में, कि सब में कॉमन है ये चीज़, है ना। तो ये है क्या ये कोई ऐसी चीज़ है कि मतलब कोई डिवाइस टाइप है कि जिसमें कुछ एनर्जी है, या कोई इनका कोई ऐसा एक गैजेट था जिसके थ्रू ये कम्युनिकेशन करते थे, जैसे ना आज के टाइम पे हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, जहाँ भी जाता है तो मोबाइल फ़ोन हमारे हाथ में ही होता है, तो क्या ये कोई ऐसी चीज़ थी कि जिससे कम्युनिकेशन स्थापित करते थे अपनी अदर लोगों के साथ। और बल्कि एक चीज़ हो रही थी उसमें कॉमन, उनके हाथ में ना गैजेट दिखता हाँ, है, एक घड़ी टाइप ऑफ घड़ी टाइप चीज़ बनी हुई है, गैजेट बना हुआ है एक उनके हाथ में, उन सारे अनुनाकी गॉड्स के हाथ में। तो यहीं पे ये चीज़ें होती है कि अगर उन्होंने ये पिक्टोग्राफी बनाई, ठीक है, तो किस वजह से, क्योंकि देख भाई वो जो टाइम था, मतलब आज से कितने 100,000 साल पीछे जाते हैं हम, ठीक है भाई, उस टाइम पे, आज के टाइम पे तो ये है कि खाना खाना है तो घर वाले फटाफट, गैस चूल्हा है, फटाफट बनाया, ऑन करा, खाना खा लिया, स्विगी जोमेटो है, ऑर्डर करा, खाना आ गया। लेकिन उस टाइम पे अगर तुम्हें रात का खाना खाना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ तैयार करनी है तुम्हें, सबसे पहले तो खाना, सामान तैयार करना, उसके लिए पकेगा क्या, ठीक है, वो चीज़ तैयार होगी। फिर खाना पकाने के लिए जलाना क्या है, तो लकड़ी लेकर आनी है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें सिर्फ एक टाइम के मील के लिए बता रहा हूँ मैं, ये मेहनत मशक्क़त करनी है। तो कोई भी सिविलाइजेशन फालतू में इतना टाइम क्यों निकालेगी कि वो इस टाइप की इमेजरी को ड्रॉ करे, जो मिट्टी की टैबलेट्स बनाकर उस पे इस तरह की कहानी को क्यों उकेरे। और प्लस मुझे ये भी लगता है कि मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें वो एक्सप्लेन कर रहा था बंदा, स्टार्टिंग में उस बुक का बहुत मजाक उड़ाया गया, बाद में ये चीज़ समझ में आई लोगों को। अच्छा, कि वो मुझे लगता है टाइम से पहले ही उसने वो लिख दिया था, वो चैरियट ऑफ द गॉड्स, हाँ, उसमें उसने एक्सप्लेन किया था बंदे ने उसके थॉट के अकॉर्डिंग कि अगर तुम शेप्स देखो किसी भी रिलीजन के, मतलब तुम गॉड का, मतलब जैसे मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, चर्च चले जाओ, उसने बोला कि बस तुम शेप को आइडिया लगाओ, ये मत सोचो कि वो किसी मतलब धार्मिक प्लेस है, बस वो इमेजेस सोचो, सारी इमेजेस कॉमन लगेंगी और सब में एक चीज़ लगेगा तुम्हें कि कुछ स्पेसशिप टाइप का बना हुआ है ये, कि ऐसा तो नहीं है कि जिनको हम लोग गॉड बता रहे हैं, चाहे वो कोई भी सेड, वो जो उस टाइम पे ह्यूमंस थे, उन्होंने देखा कि ये लोग आते हैं, इस चीज़ में रहते हैं, वो उन्हीं जब उनकी हेल्प करी हर चीज़ को लेके, उनको पूजा करनी थी, तो सेम इन्होंने वैसा ही बनाया, उन्हीं के अंदर अपने भगवान बैठाए कि वो इन्हीं में रहते थे, और वहीं पे पूजा करनी उन्होंने शुरू कर दी, सबने अपने अपने अकॉर्डिंग, ऐसे उस बंदे ने लिख रखा था। तो मुझे भी लगा कि ये बात तो सही है, सबका अगर तुम सोचा जाए तो काइंड ऑफ इमेज सेम सही है भाई, सब ऐसे लगता है, सोचो कि हाँ सब में एक स्ट्रीमलाइन शेप है सबकी। बल्कि कहते तो ऐसा भी है कि जब अनुनाकी यहाँ पर आए थे, उन्होंने सब ज्ञान सबको दे दिया जो भी देना था, उसके बाद जब वो लोग यहाँ से गए तो उन्होंने, तुमने देखा होगा पिरामिड ऑफ गीज़ा, पिरामिड ऑफ गीज़ा में जो सबसे बड़ा पिरामिड है वो
तो उसका ना टॉप फ्लैट है, जबकि होना कैसा चाहिए था, पूरा ट्रायंगल ट्रायंगल शेप होनी चाहिए थी, हाँ, ट्रायंगुलर पूरा shape ट्रायंगल होनी होना चाहिए, लेकिन ऊपर से फ्लैट है। चाहिए। तो ऐसा कहते हैं कि ऊपर ना एक पत्थर लगा हुआ था जिसे कहते हैं बैन बैन पत्थर। बैन बैन, हाँ, वो आज के टाइम में एक म्यूजियम में है वो किसी। वो आई थिंक सो, वो ना एक गोल्ड प्लेटेड पूरा चीज थी वो जो ऊपर हाँ, लगी जाती थी। बहुत ही शाइनिंग चीज़ थी वो। हाँ। तो ऐसा कहते हैं कि अगर उसको उस पिरामिड पे रखा जाए हम्म। तो वो वहाँ उसमें से एक रे निकलेगी जो आपको बताएगी कि ये जो बनाया गई है चीज़, इसका ओरिजिन कहाँ से आया है। ओके, तो लोग रखते क्यों नहीं वो इसके ऊपर? क्या पता ऐसा भी तो हो सकता है, रखते ही वो पिरामिड्स उस जगह के साथ संपर्क स्थापित संपर्क कर ले। साधेगा वो। तो ये रखते क्यों theory नहीं भी इतने आ गई। टाइम से और experiment चल ऐसा रहा भी है? कहते हैं कि पिरामिड जो है, जो पत्थर दिखाई देता है पीले पीले, हम्म। कि पिरामिड पीला नहीं ब्लैक था, क्योंकि वो पत्थर ब्लैक है। बट अब पता नहीं, हो सकती है पता theory क्या ये होता है, भी। देख ऐसा है कि अगर हम उस पत्थर को उस पर रखें हम्म। तो क्या पता ऐसा हो कि वो पिरामिड अभी ऐसा दिखाई देता है बिल्कुल जर्जर हालत में, टूटा पड़ा बिल्कुल। हम्म। तो क्या पता वो उस शेप में आ जाए उस पत्थर को रखते ही। ऐसा एक black कैसे? color कुछ का तो smooth- टेक्नोलॉजी होती है उसमें। एक स्मूथ सरफेस नहीं, बन जाए, smooth समझ रहा हो। surface नहीं, कुड बी पॉसिबल कि उस पत्थर जो चमत्कार भी हो जाए तो ऐसा लग रहा है। वो वाली चीज है कि अगर उसको रख दें उस टॉप पे, जो तू कह रहा है कि वो पूरी ट्रायंगुलर शेप जो गोल्ड से बनी हुई है, एक ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट है पूरा, उसको हम रख दे पिरामिड के ऊपर, तो वो कुछ ऐसा तू हो। कह रहा है कि वो पिरामिड पूरा शेप ले ले, कुछ हो जाए, ठीक है, हाँ, वो ये स्ट्रक्चरल kind मॉलिक्यूलर of एक- चेंजेस आ जाए, स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, हाँ, ठीक एक है, थ्योरी है, मतलब एक अगर थ्योरी ऐसा है। हो लेकिन जो जाए। तू कह रहा है ना कि वो स्टोन ब्लैक था, हम्म, वो थ्योरी मैं इसलिए नहीं मान सकता क्योंकि जो स्टोन यूज हुआ है ना पिरामिड बनाने के लिए, वो लाइमस्टोन यूज हुआ है, तो वो और yellowish होता है वो। लाइमस्टोन बाय इट्स नेचर उसका नेचुरल कलर ही येलो कहो या बेज कहो यही होता है। अब तुम कह रहे हो जादू से ब्लैक हो जाए तो बात अलग जो है। म्यूजियम में रखा है वो शायद ब्लैक से ही पत्थर है वो। देख अब क्या होता है ना कि पिरामिड को बनाने के लिए सिर्फ एक पत्थर का यूज़ नहीं हुआ, मल्टीपल टाइप ऑफ स्टोन्स का यूज़ हुआ है। पिरामिड की जो बाहर की कवरिंग है, जो बाहर से हम स्ट्रक्चर देखते हैं, वो लाइमस्टोन है। क्यों? क्योंकि लाइमस्टोन ना इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है, वो बाहर की जो गर्मी और ठंडक है वो उसको बाहर ही रोक के रखता है लाइमस्टोन, और अंदर का टेम्परेचर गर्म है तो ठंडा मेंटेन रहेगा, ठंडा है तो गर्म मेंटेन रहेगा। अंदर का जो स्ट्रक्चर है पिरामिड का, वो ब्लैक बसॉल्ट रॉक से बना हुआ है, जो बाय इट्स नेचर ब्लैक होता है, इसलिए उसका नाम ही ब्लैक बसॉल्ट रॉक है। अच्छा, ये है जो ब्लैक पत्थर तू कह रहा है ना, वो पिरामिड के अंदर अंदर यूज है। हुआ है वो। मे भी ऐसा हो सकता हाँ, है। वो पिरामिड के अंदर यूज हुआ है वो ब्लैक बसॉल्ट रॉक जो है। लेकिन ये कितना फैसिनेटिंग चीज है, अगर वो पत्थर को फैसिनेटिंग चीज सबसे ज्यादा ये भी रखा है जाए वो। ब्लैक बसॉल्ट के बारे में कि ब्लैक बसॉल्ट जो होता है ना, वो इतना कहें ब्रिटल है और हार्ड है कि उसके साथ काम नहीं किया जा सकता। मतलब तू हल्का सा भी उस पर छेनी हथौड़ी मार के उसको किसी चीज़ की शेप देने की कोशिश करेगा ना, वो पत्थर टूट जाएगा। तो सबसे फैसिनेटिंग बात ये निकल कर आती है कि इन्होंने इस पत्थर को इतनी परफेक्ट शेप दे कैसे दी। कैसी है उसको। ये सवाल बना यही कैसे? ये उठता तो मुझे तो यही समझ नहीं आता इन लोग को, इन्होंने बनाया कैसे? ब्लैक बेसॉल्ट जो पत्थर है वो उसकी तरह होता है, थोड़ा क्रिस्टल टाइप। नॉट क्रिस्टल, तू उस अगर तू समझना चाहे तो ऐसे समझ सकता है कि जैसे ग्रेनाइट पत्थर देखा तूने, हाँ, मतलब अगर उसको रगड़ा जाए, घिसा जाए, तो वो एकदम शाइनिंग एक ऑब्जेक्ट टाइप का बन जाएगा। उससे हम हाँ, एक तलवार बना सकते हैं, कटाना। नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं हो वो- सकता? नहीं, इतना नहीं हो सकता, क्योंकि वो मैंने तेरे को बताया जैसे कि वो इतना ब्रिटल और इतना हार्ड है कि तू उस पर हल्का हाथ छेनी हथौड़ी भी मारने की कोशिश करेगा तो हो सके तो वो पूरा जो तू स्लैब ऑफ रॉक लेकर आया वो पूरा ही टूट जाए, चटक जाए वो। ठीक है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसके साथ का। और इवन यहाँ तक कि इंडिया में भी कई सारे पुराने से पुराने टेम्पल्स हैं जिनके अंदर ब्लैक बसॉल्ट रॉक यूज़ करके टेम्पल पिलर्स को बनाया गया है, वहाँ की मूर्तियों को बनाया गया है। सोचने वाली बात यह है कि इस पत्थर पे उन्होंने कार्विंग कर कैसे ली, वो भी इतनी प्रिसाइज कार्विंग। तो तुम लोगों को क्या लगता है, मतलब जैसे हम लोग ये चीज़ देखते हैं, भाई देख, मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे तो ऐसा लगता है ये ह्यूमंस के काम तो है नहीं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है जैसे ये लोग बोलते हैं कि भाई कोई टेक्नोलॉजी होगी जो यूज़ कर ली इन्होंने और ऐसे का, मतलब जो नॉर्मल आज के साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि उसने ऐसे काट के, एक मैंने वो थ्योरी देखा था, पानी गिर के चल रहे हैं वो ऐसे पत्थर को घिस, मुझे नहीं लगता भाई कोई भी नहीं कर सकता इस तरीके से। ठीक है, वो खुद भी कह रहे हैं, वो तरीका बता रहे हैं ऐसा किया होगा, बट इस तरीके में तो भैया 50 साल लग जाएंगे।
तो 50 साल लग जाएंगे, तो ये तो बना तो ये 2 साल में है, 3 साल में, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो खुद ही कॉन्फ्लिक्ट हो रही है उनकी बातें। मेरे को पर्सनली लगता है कि भाई कोई भी होगा ना, वो तभी बनाएगा जब वो जानता है कि कैपेबल है कि हम इसलिए ये चीज़ बना लेंगे। बना सकते हैं। अब मैं तुझसे कह दूं भाई रॉकेट बना ले, हम तीनों बैठ के रॉकेट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। हम कैपेबल होंगे तो ही सोच पाएंगे कि हाँ भाई इतना पैसा चाहिए, इतनी टीम चाहिए, इतने लोग और हैं, वो टेक्नोलॉजी जी चाहिए। हाँ, बना सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी है तो वो उनके बनाने पास के लिए। रही थी उस समय। लेकिन वो चीज़ भी वो तभी बनाएंगे ना जब वो चीज़ कोई पर्पस सर्व कर रही है। एग्जैक्टली ना, इतना पैसा, इतना बिल्कुल। कुछ, तभी तो मुझे को कि लगता है कुछ जो ना कुछ अनुनाकिस तो का purpose आने जाने का रास्ता रहा हो सकता होगा। है। कुछ ना नहीं कुछ तो तो पर्पस फालतू रहा में होगा फालतू में कहाँ से उनके दिमाग में वो उपज आ रही है कि कि हाँ एक अनुनाकी पिरामिड बना नाम दो। के पिरामिड बना दो। अब है अभी ना? जैसे अनुनाकीस पे बात हो रही है, मुझे तो तो- समटाइम्स ऐसे लगता है कि उनका स्पेसशिप रहा होगा, वो खराब होकर वहीं पड़ा हुआ है और दुनिया पता नहीं क्या क्या उस पर वो कर रही है। या उनका कुछ ऐसा रहा होगा वहाँ पे कि भाई हमें सामान रखना, कुछ रखना, उनका पर्पस कुछ रहा होगा और दुनिया पर्पस कुछ और ढूंढ रही है उसके अंदर। अब सिंपल सी चीज़ ये देखो ना कि अब कुड बी पॉसिबल कि सुमेरियन सिविलाइजेशन, ठीक है, जो अनुनाकिस को अपना गॉड मानती है, ठीक है, वो ये सारी कहानियाँ लिखती है, वो इतनी मेहनत करती है, इतना बड़ा मतलब कह रहे कि टाइम देती है इस चीज़ को लिखने के लिए, ठीक है। वो क्या क्या नहीं करते, वो वॉल कार्विंग्स बनाते हैं, पिक्टोग्राफी क्रिएट करते हैं अपने गॉड्स की, पूरी एक यूनिफॉर्म टैबलेट्स। भाई पेपर और पेन तो नहीं है ना कि मन में जो आ रहा है बस लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, है ना, ऐसा तो है ही नहीं। उनको उस कहानी को लिखने के लिए भी एक प्रॉपर क्ले टैबलेट बनानी है, उसको बनाने का पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, फिर उसके बाद उस पे लिखाई का एक प्रोसेस है वो फॉलो करना है। इतनी मेहनत, इतना टाइम, सिर्फ किस लिए कि उनकी कल्पना हुई दिमाग में। कल्पना तो नहीं है खैर ये सब वो चीज़ें। तो ऐसा करते थे कि मतलब वो टैबलेट ली, जैसे तू हाँ। बता रहा वो आधी सूखी आधी गीली टैबलेट, उस पे अपनी नक्काशी जो भी है वो लिखा, उसको फिर गर्म करते थे, गर्म मतलब, कर देते ताकि ताकि वो पूरी और पक्की हो पता जाए है, एकदम। पत्थर हो जाए। और सबसे बड़ी बात ये देखो, ये चीज़ सिर्फ पुराने टाइम में नहीं होती थी, ये आज के टाइम में भी होती है। 90s में साइंटिस्ट ने क्या किया, जब मतलब वो चलते थे ग्रामोफोन वगैरह, ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि भाई क्या कहते हैं, गैलेक्सी में कोई और भी हो, यूनिवर्स में कोई और भी हो जो हमें लाइक हमारी बातें सुन सके, हमारे जैसे हो, तो उनको बताएं कि पृथ्वी क्या है, हम कैसे रहते हैं वगैरह वगैरह। तो उस समय वो ग्रामोफोन वाला टाइम चलता था, तो उन्होंने उस ग्रामोफोन के अंदर बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, फार्मूला, मैथ्स वगैरह सब कुछ डाल दिया है, ठीक है, और उसको स्पेस में सैटेलाइट के थ्रू छोड़ भी दिया है, ठीक है, कि किसी के हाथ लगेगा तो वो उसको यूज़ करके। ये उसकी बात कर रहा है जो वॉयेजर 1 भेजा है अच्छा ना, अच्छा अच्छा। तो तो वो तो बहुत आगे आगे निकल गया वो बहुत, तो। उसने हमारा सोलर सिस्टम भी हाँ, क्रॉस करे। तो उसमें क्या था कि जो ग्रामोफोन में जो बड़े वाले कसेट्स कहूँ कि उसको क्या बोलते थे, उसको रिकॉर्ड्स, ठीक है, विनाइल रिकॉर्ड्स वो लगते गोल थे, वाले जो बड़े वाले होते विनाइल हैं। रिकॉर्ड्स लगते थे, उसमें प्रॉपर लैंग्वेजेस और उस पे पिक्चर्स वगैरह सब कुछ, हर लैंग्वेज में एक ग्रीटिंग मैसेज है, ठीक है, वो सब कुछ फीड करके उसमें भेजा गया है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस चीज़ से, जैसे हमने 90s में भेजा गया मतलब वो चीज़, ठीक है, पुराने टाइम में वो लोग नहीं भेज सकते थे इसलिए उन्होंने टैबलेट बनाई, आज हम भेज सकते थे तो उन्होंने वो ग्रामोफोन वाला भेजा, ठीक है। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता अगर किसी को मिलता भी है वो, तो भाई उसको यूज़ करना आना चाहिए ग्रामोफोन, समझ रहा है ना, वो कैसे यूज़ करना है, उसका पर्पस क्या है, कैसे उसमें से वो चीज़ निकालनी है, ये आना चाहिए उसको समझ में, तब कोई देख पाएगा। पहुंचेगा भी नहीं पहुंचेगा ये भी नहीं पता है। आज की डेट में देखा जाए, अगर आज हम भेजते तो हम ग्रामोफोन नहीं भेजते, आज हम भेजना चाहते तो हम पेन ड्राइव भेज देते, समझ पा रहे हो, तो चीज़ें मोबाइल भेज देते हैं, ठीक है, तो चीज़ें कितनी बदल चुकी हैं। तो अब जैसे हमारे दिमाग की कल्पना तो नहीं है कि जो हमने वीडियोस में भेज दिया है। अब तेरी इस बात से ही ना मेरे को अब एक वो जो ये अनुनाकीज वाली थ्योरी, अगर मैं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करूँ तो ऐसे कर सकता हूँ, जैसे उसने बोला कि भाई उस टाइम पे ग्रामोफोन था, तो हमने यहाँ से वॉयेजर 1 में ग्रामोफोन और वो विनाइल रिकॉर्ड रख के भेज दिया। अब मैं यही कहता हूँ कि वो सुमेरियंस के पास उस टाइम पे अपनी अनुनाकीज वाली जो हिस्ट्री थी, ठीक है, वो बताने के लिए यही तरीका था, टैबलेट्स थी, तो उन्होंने टैबलेट्स पे लिखा, उसको स्टोर करके रख दिया कि ये आगे तक बचा रहेगा और लोग इससे
पढ़ सकते हैं, वही समझ चीज़। सकते हैं, कर सकते हैं। उनके पास ग्रामोफोन होता तो वो रिकॉर्डिंग करते, उनके पास स्मार्टफोन होता तो वो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते और भेजते। और मान ले कि सपोज कर कि ये स्मार्टफोन एग्जिस्ट कर रहे होते, क्या कहते हैं, वो अनुनाकीज वाले टाइम में या सुमेरियंस के टाइम पे, जिसमें वो प्रॉपर एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके और एक बंदा बैठा हुआ है कहानी सुना रहा है अनुनाकीज की कि हमारी हिस्ट्री ये थी, हम लोगों को ऐसे बनाया गया। और वो मोबाइल फ़ोन आज के टाइम में मिलता, और आज की टेक्नोलॉजी मान लो कि 2025 चला, तो 2025 में मान लो कि 3001 वाली टेक्नोलॉजी है हमारे पास। साला हम मतलब क्या कहते हैं वो वाली, क्या यार, पैनल लेस स्क्रीन देख रहे हैं कि हवा में होलोग्राफिक स्क्रीन चल रही है, ठीक है, उसमें हम वो वीडियो देख रहे हैं। तो क्या हम उसको देख के ये बोलेंगे कि अरे ये तो इसकी मतलब ख्याली पुलाव है, इसके दिमाग में आया होगा तो इसलिए ऐसी इसने 3 घंटे की एक वीडियो बना दी जिसमें ये कहानी बता रहा है ऐसी। लेकिन फिर ये बात सुन के ना तेरी, मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो हायरोग्लिफ्स हैं और जो टैबलेट्स हैं वो अनुनाकीस का काम नहीं है, फिर वो काम है जो उनके बाद जो चीज़ यहाँ पे रह गई है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि सुमेरियंस ने वो टैबलेट्स बनाई, अनुनाकीस तो गॉड्स थे, वो आए, अपना काम किया, अपना चले गए काम वो तो। किया और वो चले गए। उसके बाद जो लोग बचे, सुमेरियंस जो बचे उस सिविलाइजेशन के लोग, उन्होंने वो टैबलेट्स बनाई, उन्होंने उनकी जो हिस्ट्री थी उन्होंने उस टैबलेट पे फीड करी, हाँ ठीक है, कि हमारे आने वाले और- जो बच्चे हैं उनके बच्चों को ठीक पता है। रहे। और उस टाइम पे भाई, और सोच कि आज के टाइम पे जैसे कि इसने बोला कि भाई उस टाइम पे विनाइल रिकॉर्ड था, तो उस टाइम पे सिर्फ स्पेस मैसेज ही नहीं, मूवीज कह रहा हूँ, सॉन्ग्स, ठीक है, जो भी डेटा था वो विनाइल रिकॉर्ड्स पे जाता था। फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी आई तो फ्लॉपी डिस्क पे, सीडी आई तो सीडी पे जाता है, डीवीडीज आई डीवीडी पे। अब इसने बोला पेन ड्राइव होते, आज का टाइम होता था हम पेन ड्राइव में भेजते, ठीक है। तो उस टाइम पे उस एरा के हिसाब से हाँ, वो एक चीज़ें क्ले रखी गई टैबलेट और दीवारों पे उस कहानी को बनाना पिक्चर्स के थ्रू, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मीडियम था उस चीज़ को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए। जैसे आज के टाइम पे क्लाउड है, ठीक है, क्लाउड स्टोरेज है कि भाई साला कंप्यूटर फूक जाए लेकिन क्लाउड पे डेटा पड़ा है तो नया कंप्यूटर बनाऊंगा, वहाँ से डाउनलोड करूंगा, वहाँ पे डेटा पड़ा है तो अमर है डेटा मेरा, मैं कहीं भी किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकता हूँ अपने डेटा को। ऐसे ही उनके समय पे उनका बेस्ट ऑप्शन यही था, बेस्ट ऑप्शन वही था। तो उन्होंने वो कहानियां उस पे उकेरी। अगर जरूरी नहीं होता तो वो नहीं करते भाई, किसके पास इतना टाइम है। एग्जैक्टली अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि तुम्हें पता है डायनासोर्स जो थे उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, और जिसमें वो मांस खाने वाले डायनासोर, उनको मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा, टीरेक्स, ठीक है, शायद टीरेक्स ही होगा। हाँ टीरेक्स, तो उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा थी जितनी आज की डेट में ये मान लो कि लैंड एरिया पे मैक्सिमम हर जगह वो थे, ठीक है, वो सब पूरी मर पृथ्वी गए। पर थे हाँ, भाई, वो वो सब पूरी मर पृथ्वी गए, पर। पूरी पृथ्वी पे थे, हर जगह थे, वो सब मर गए, ठीक है, सब खत्म हो गया। तुम्हें पता है कितने हमें आज तक उनके फॉसिल्स मिले हैं? नहीं, कितने बताओ कितने मिले होंगे तुम्हारे अकॉर्डिंग? जब 100 वो इतने सारे थे, वो तो लाखों 100 करोड़ों में थे वो तो। तो ये 10,000 है कि मिले जैसे होंगे। जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी 2-3 दिन पहले कि अगर खोदा जाए, हाँ है ना, 100-200 किलोमीटर नीचे, हाँ, तो हो सकता है आज भी एक डायनासोर का फॉसिल मिल जाए। सुनो सही, नहीं फॉसिल तो मिलता है। हो सकता है जो कि कुछ टोटल आज तक मिले हैं इतने सारे लाखों करोड़ों जो डायनासोर्स थे, उनके होने के बाद भी मुश्किल से आई थिंक 20 से 21 फॉसिल्स मिले हैं बस। क्या बस, ज़्यादा मिले नहीं है, 20-21 से ज़्यादा। बस? और इस चीज़ से साइंटिस्ट बोलते हैं, जैसे हम सोचते हैं ना कि आज की डेट में कुछ हो जाए ह्यूमन उसको सभ्यता को, तो हम कहते हैं प्लास्टिक मिल जाएगा, इतना हमने पॉपुलेशन किया है, सब मिल जाएगा। तो वो ये बोलते हैं कि जब उनका आज तक कुछ नहीं मिला है, 20-21 मिले हैं फॉसिल्स, तो हमारा भी सोचना मत कि कुछ मिलेगा, कुछ होता है तो वो सब गायब हो जाता है, दब जाता है। जाएगा सब। ओ भाई, उन्होंने इस चीज Mind को एक्सप्लेन blowing किया था यार, मतलब डायनासोर्स जिनके होने की इतनी बड़ी कॉन्फर्मेशन है, इतनी सारी साइंटिफिक स्टडीज हैं, उनका भी सिर्फ 20-21 मिला है पूरी पृथ्वी पे अभी तक में। नहीं, वो है ना कि वो तो सबसे शुरुआती वाली है भाई, तब जाके 20-21 में नहीं, है। हम बात शुरुआती की नहीं है, बात उनकी पॉपुलेशन की। हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन है, प्लास्टिक मिल जाएगा, कुछ ना कुछ हमारा मिल ही जाएगा। नहीं, एक टाइम ठीक है। पीरियड भी देखना भाई। तो वही तो कह रहे हैं कि अगर ह्यूमन सभ्यता भी खत्म हो जाए इतने साल के लिए, तो जरूरी नहीं है कि किसी को पता भी चलेगा यहाँ कौन रहता था, क्या करते थे हम लोग। क्योंकि इंसानों से पहले डायनासोर्स थे। यहाँ बात हो रही है सुमेरियंस की, है ना, तो सुमेरियंस का तो काफ़ी ज़्यादा मिला है। बात
वो है ना कि ढूंढा कैसे जाता है, मिला कैसे जाता है। अब ये कितनी सारी डिस्कवरीज पता है कैसे कैसे हुई है कि कोई चरवाहा कहीं से जा रहा है और उसको कुछ दिख गया, उसने किसी को बताया, फिर हायर ऑफिशियल्स तक बात गई तो खुदाई शुरू हुई। जैसे तूतनखामुन का जो मकबरा था हाँ। वो कैसे मिला था, जो कार्टर था, ठीक है, द आर्कियोलॉजिस्ट जो सर्च कर रहा था उसको, वो पूरे इजिप्ट में पिरामिडों के पास कहाँ कहाँ ढूंढने में, खुदाई करने में लगा हुआ था, कहीं नहीं मिल रहा था उसको। एक दिन गधे पे बैठ के जाता वो। नहीं वो नहीं जा रहा था, उसकी टीम में मतलब जो उसने काम करने वाले लोग लगा रखे थे उसमें से एक बंदा अपने घर जा रहा था वापस गधे पे बैठ के। ठीक है, तो गधे पे बैठा बैठा जा रहा था, तूफान आ रहा था, उसको दिखा दूर से रेत का तूफान आ रहा है। हाँ, तो जैसे ही वो याद आ एक गई रेत के कहानी। टीले से दूसरे रेत के टीले पे जाने लगा ना छुपने के लिए, तो उसका पैर ऐसी जगह पड़ा, उसका गधा और वो दोनों नीचे गिर गए। अच्छा अंदर धंस गए वो जमीन में। ठीक है, अंदर धंस गए जमीन में, और फिर जब तक रेत का तूफान निकला नहीं तब तक वो वहीं बैठा रहा। जैसे ही रेत का तूफान निकल गया, उसने बाहर निकला और उसने देखा अंदर, मतलब पहले देख लिया उसने कि अंदर मकबरे टाइप की कुछ चीज़ है, और वो बाहर निकला, वो वापस उल्टे पैर काटर के पास दौड़ा कि भाई मुझे मिला है कुछ बीच रेगिस्तान में। उसने वहाँ देखा, तब उन्होंने खुदाई शुरू की, तब का ये तो यहाँ है भयंकर तूतनखामुन का और मकबरा। उसके बाद की सब हिस्ट्री है कि सब मर गए। तो उसके बाद उन्होंने ढूंढा, श्राप था एक, तो सब मरे, सबके सब मरे बड़ी मिस्टीरियसली तरीके से। तो ऐसे चीज़ें मिली हैं, हमें भी नहीं पता। अब जैसे आज के टाइम पे देखना, जैसे यूपी की साइड यार किधर है वो, सिनौली, ठीक है, उधर इतनी बड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट मिली है ना अभी मिली इंडस वैली recently। टाइम की। वो कैसे मिली है? वहाँ पे लोग खेतों में हल लगा रहे थे, तो क्या होता है ना, जैसे हल लगाते रहते तो नीचे की मिट्टी उखड़ती रहती है, ऊपर आती रहती है। तो एक बंदा हल लगा रहा था भाई, उसका जो हल था वो टकराया किसी चीज़ पे, उसने निकाला तो देखा मिट्टी का घड़ा था एक, थोड़ा उसने और खोदा तो काफ़ी सारी चीज़ें निकलने लगी। बस वही कि लोगों को बताया, लोगों ने पुलिस तक बात पहुंचाई, पुलिस से पहुंची आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो पहुंचे वहाँ पे, उन्होंने खुदाई शुरू कर दी, देखा तो पूरा का पूरा खेतों के नीचे शहर है पूरा का पूरा। ऐसे ही लोगों को अपने तो खेतों ऐसे में मिलती हैं चीज़ें। खेतों में अपने गड़े हुए वो खजाने घूम मिलते हैं। जाता है मतलब। तो मैं कह रहा हूँ ना कि भाई जैसे हम दोनों बात कर रहे थे कि अगर आज के टाइम पे हस्तिनापुर वाला एरिया है ना, पिन पॉइंट, मतलब जो स्क्रिप्चर्स हैं, महाभारत के स्क्रिप्चर्स हैं, और जो भी महाभारत से रिलेटेड पुराण या किताबें हो सकती है, उनको स्टडी करके, साइंस का सहारा लेके, क्या कहते हैं, लाइडार्स बोलते हैं उनको, जो ज़मीन की सोनोग्राफी करी जाती है जिनसे, उनका सहारा लेके मैं कह रहा हूँ कि आज भी अगर हम तकरीबन भी 100 किलोमीटर अंदर तक खुदाई कर लेना किसी भी तरीके से, भाई मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ तो मिल ऐसा जाएगा। मिल जाएगा जो हिस्ट्री चेंज करके रख देगा भाई। और ये होगा भाई, मैं सच कह तो रहा हूँ। 100 किलोमीटर तो बहुत होता है। तभी तो। तभी मिलेगा, क्योंकि जितना लंबा समय है ना, उतना हमें नीचे उतना चला गया। अंदर जाना पड़ेगा, धरती के सीने को खोदना पड़ेगा खोदना उतना। पड़ेगा। क्योंकि वो इतिहास वो बहुत नीचे दबा हुआ है सब हमारे पैरों के नीचे है। सच में यार। तो आज का पॉडकास्ट बड़ा ही मज़ेदार था। नेक्स्ट वीक फिर से लौटेंगे एक और अमेजिंग पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।